हाँ जी, हमारे 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज क्या होती है, उपार्जित क्या होती है, वो हमने पढ़ा। सहज के अन्य नाम क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया, उपार्जित के अन्य नाम भी पढ़े। फिर सहज प्रतिरक्षा के रोध और उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं जो इंपोर्टेंट क्लास है वो है प्रतिरक्षी अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जो ये प्रतिरक्षी अणु है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, क्या क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं प्रतिरक्षी की संरचना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूँ कि जो ये प्रतिरक्षी है, मैंने नॉर्मली डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को हम जैसे पढ़ेंगे वैसे नामांकित करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी मोस्टली कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। एंटीबॉडी तो ये मोस्टली पाई जाती है एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में, उत्तक द्रव में व लसिका में पाई जाती है, ठीक है। एंटीबॉडी मोस्टली तीन जगह पर पाई जाती है, या तो प्लाज्मा में होगी, या उत्तक द्रव में होगी, या फिर होगी लसिका में, लिम्फ में होगी, ठीक है। देखिए, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्लड का जो सीरम वाला भाग होता है, रक्त का जो सीरम है, रक्त का कौन सा भाग, सीरम। इस सीरम के अंदर भी एक प्रतिरक्षी पाई जाती है, उस प्रतिरक्षी को कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन रक्त के जो सीरम भाग में पाई जाती है उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, आईजी, ठीक है। तो दो बेसिक बातें आपको पहले ये याद रखनी है कि जो एंटीबॉडी है ये मोस्टली कहां पाई जाती है, ये या तो होती है प्लाज्मा में होगी, या उत्तक द्रव में होगी, या फिर लसिका में होगी। और जो रक्त है, उस रक्त के सीरम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जो कि शॉर्टकट में आईजी के नाम से जानी जाती है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ये 5 प्रकार की होती है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसे होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, किसकी बनी होती है, और कौन कौन से इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो ये प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो ये कुछ वाई के अक्षर के समान दिखाई देता है, वाई अक्षर के समान दिखाई देता है। तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि जो ये प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी होता है, ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान संरचना होती है, ठीक है। तो पहला बिंदु आप नोट कर सकते हैं कि इसकी आकृति वाई होती है, वाई आकार की होती है, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि इस प्रतिरक्षी के एक अणु में, एक प्रतिरक्षी के अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। देखिए, एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। अब 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसे होती है, क्या होती है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले ये वाई आकृति का होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। अब बात करें आगे, जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। इनमें से जो 2 है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो लंबी होती है, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है आपकी छोटी। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो लंबी होती हैं और 2 होती है छोटी या हल्की, ठीक है। तो देखिए, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो लंबी है। ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो लंबी है इसको आप कह सकते हो एच चेन, और जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इनको कहते हैं आप एल चेन। अब दूसरा बिंदु सुनिए, जो लंबी है ये भारी होगी, ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो भारी। तो ये जो लंबी या भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, आणविक भार अधिक होता है, आणविक भार अधिक होता है।
और जो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इनका आणविक भार कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनका आणविक भार कम होता है। अब ये चारों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ये किसकी बनी होती है? तो ये चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल से बनती है, वो भी बताएंगे हम। पहले आपको इतना याद रखना है कि एक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी है? 4 है। इन 4 में से 2 होती है हल्की और 2 होती है भारी। जो भारी श्रृंखला होती है उसको आप H चयन करते हो, जो हल्की श्रृंखला होती है उसे आप L चयन करते हो। भारी श्रृंखला का आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हल्की श्रृंखला का आणविक भार कम होता है। अब हम बात करें कि जो चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये चारों की चारों हल्की हो चाहे भारी हो, ये अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो अम्ल की बनती है। किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो अम्ल की। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसको रफ करके बताता हूं मैं आपको कि अमीनो अम्ल की बनी हुई है तो भारी श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल की बनी है और हल्की श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल की बनी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर इस डायग्राम को नामांकित करके मैं बताऊंगा कि भारी श्रृंखला कौन सी है और हल्की श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारी श्रृंखला की। अभी अभी बताया था पहला बिंदु तो कि भारी श्रृंखला, इसका मतलब इसका दूसरा नाम क्या होगा? H चैन, हैवी चैन। ठीक है, इसका आणविक भार भी अधिक होगा, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, आणविक भार अधिक होगा। और अभी बताया कि ये अमीनो अम्ल की बनी होती है, तो ये कितने अमीनो अम्ल की बनी है? तो ये 440 अमीनो अम्ल की बनती है, अमीनो अम्ल की, अमीनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारी जो श्रृंखला है वो 440 अमीनो अम्ल की बनती है या बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम डायग्राम में देखें तो देखिए ये जो श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको, ये वाली यहां से लगाकर यहां तक जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है, इसको कहता है भारी श्रृंखला, हैवी चैन। मतलब शॉर्टकट में इसे H चैन कहेंगे। ये तो हो गई H चैन। ठीक है, अब हम बात करें दूसरी हल्की श्रृंखला की। हल्की श्रृंखला, हल्की श्रृंखला में पहला बिंदु तो आपके सामने है कि इसको L चैन कहते हैं। हल्की क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, आणविक भार कम होता है किसकी तुलना में? भारी श्रृंखला की तुलना में। ठीक है, फिर ये भी अमीनो अम्ल की बनी है, तो ये कितने अमीनो अम्ल की बनती है? ये 220 अमीनो अम्ल की बनती है। ठीक है, ये कितने अमीनो अम्ल की बनी है? 220 की। और वो कितनी की बनती है? 440 की। तो ये थोड़ा हाईलाइट करना, 440 की जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है वो तो है भारी श्रृंखला, और 220 की बनी होती है वो होती है हल्की श्रृंखला। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए, ये यहां से लगाकर यहां तक तो भारी श्रृंखला थी, कितने अमीनो अम्ल की बनती है? तो 440 अमीनो एसिड लिख लिया यहां पर आपने, अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये जो श्रृंखला है यहां से लगाकर यहां तक ब्लू पेन से मैंने बनाई, जो इसको कहते हैं L चैन। ये किसकी है? 220 अमीनो अम्ल की बनती है, अमीनो एसिड, शॉर्टकट में A लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए ये वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूरी और ये वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दोनों दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। अब जुड़ने के लिए इनके बीच में कुछ न कुछ तो चीज होनी चाहिए जो इनको जोड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर होता है डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यह बिंदु आपको याद हो जाएगा कि दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जो ये एंटीबॉडी की संरचना होती है, इसके अंदर दो क्षेत्र होते हैं। जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ये वाला ऊपर वाला भाग,
इसको कहते हैं परिवर्तनशील क्षेत्र। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील क्षेत्र। परिवर्तित होगा, कैसे होगा वो आगे बताएंगे। जो नीचे वाला ये वाला भाग है पूरा, यहां से लगाकर यहां तक, इस वाले भाग को कहते हैं स्थिर क्षेत्र। स्थिर क्षेत्र, स्थिर क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब देखिए यहां पर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, पर कुछ विशेष मैंने अलग अलग पेन से कॉलम अंदर खांचे बनाएंगे। ठीक है, इनको कहते हैं प्रतिजन बंधन क्षेत्र। मतलब यहीं पर आकर एंटीजन जुड़ेगा, चिपकेगा, बंधेगा। इनको कहते हैं प्रतिजन प्रतिजन बंधन क्षेत्र, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फेब। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करके यहां पर लिखूं इसका नाम। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं। अभी एक एक पॉइंट आपके सामने लिख भी लूंगा, पहले देखो डायग्राम को समझिए आप। देखिए मैं कह रहा हूं कि यहीं पर आकर प्रतिजन जुड़ते हैं, बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रतिजन बंधन क्षेत्र। इंग्लिश में इसे फैब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है मोस्टली, मैन तो। ठीक है, ये सब हल्की श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाएं, अमीनो अम्ल की बात कर ली, बॉन्ड की बात कर ली, परिवर्तनशील क्षेत्र की बात कर ली, स्थिर क्षेत्र की बात कर ली, और प्रतिजन बंधन क्षेत्र यानी फैब की बात कर ली। यहीं पर आकर एंटीजन जुड़ते हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट में लिखा कि जो भारी श्रृंखला है, हल्की श्रृंखला है, कितने अमीनो अम्ल की बनी है, वो हमने पढ़ा। अब हमने दूसरी बात की कि जो चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यहां से आपको लिखना, क्या लिखना है कि दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं, आप लिखिए। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। मतलब इनको जोड़ने का काम करेगा, पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि जो भारी श्रृंखला है, इसका जो परिवर्तनशील क्षेत्र है, जैसे मैं पहले लिख लूं कि प्रतिरक्षी अणु में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? परिवर्तनशील क्षेत्र। परिवर्तनशील क्षेत्र। और दूसरा कौन सा है? स्थिर क्षेत्र। ये हमेशा बना रहेगा, और परिवर्तनशील वाला ही परिवर्तित होकर एंटीजन को जोड़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो भी आगे बात करेंगे। तो यहां तक याद हो जाएगा। फिर एक लास्ट लाइन लिखनी आपको, मैं बोल रहा हूं, लिखो कि जो भारी श्रृंखला है, इसके परिवर्तनशील क्षेत्र में प्रतिजन बंधन क्षेत्र फैब पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर आकर एंटीजन जुड़ता है। ठीक है, चलो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए कि आप कह रहे हो कि प्रतिजन यहीं पर आकर जुड़ता है इन फैब के ऊपर, तो ये जुड़ता कैसे है, क्या होता है? तो देखिए, ये ताला और चाबी, आपने सुना होगा एक लॉक एंड की थ्योरी, ताला और चाबी सिद्धांत, उसके आधार पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो प्रतिजन है वो आकर इसके ऊपर चिपकता है। किसके ऊपर? एंटीबॉडी के ऊपर। एंटीबॉडी के ऊपर चिपकेगा।
कैसे चिपकेगा कि कोई विशिष्ट एंटीजन है तो उस विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ ही क्रिया करेगा, कोई विशिष्ट प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ ही क्रिया करेगा। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो ताला व कुंजी सिद्धांत पर, लॉक एंड की थ्योरी पर, लॉक एंड की थ्योरी, इस सिद्धांत के आधार पर कार्य करेगा और विशिष्ट प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ जुड़ जाएगा या चिपक जाएगा, जिससे प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र, याद रखिए एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। ये वाली चीज मतलब यहां पर प्रतिजन आया, यहां पर जुड़ गया, तो अब ये प्रतिजन यहां पर जुड़ गया तो कौन सा चित्र कहलाएगा? अब ये प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मतलब इस एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन का आकर जुड़ जाना या चिपक जाना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जुड़ते किस सिद्धांत के आधार पर? लॉक एंड की थ्योरी के आधार पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए पहले। फिर दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है पैराटॉप और एक शब्द आता है एपिटॉप। ये क्या होता है? तो देखिए अब इनके बारे में भी पढ़ते हैं, रफ कर दो इसको, देखिए फिर लास्ट में हम थोड़ा एक बार रिपीट भी कर लेंगे इसको। देखो एक शब्द है आपके सामने पैराटॉप और एक शब्द आएगा आपके सामने एपिटॉप। पैराटॉप क्या है? तो ये एंटीबॉडी का यानी प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन से जुड़ता है, यानी एंटीजन से जुड़ता है। प्रतिजन या इसे आप इंग्लिश में कहते हो एंटीजन, एंटीजन से जुड़ता है, उसको तो कहेंगे पैराटॉप। ठीक है, मतलब इस एंटीबॉडीज का, ये जो एंटीबॉडी आपके सामने प्रतिरक्षी, इसका वह भाग जो किससे जुड़ता हो? एंटीजन से जुड़ता हो। मान लो ये एंटीबॉडी है, इसका ये यहाँ का भाग है ना, ये वाला भाग एंटीजन से जुड़ा है, तो इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे? आप पैराटॉप, क्योंकि एंटीबॉडी का वह क्षेत्र जहां जो एंटीजन से जुड़ता है, मतलब इस एंटीबॉडी का वह भाग जिससे आकर एंटीजन जुड़ता है, उस वाले भाग को कहते हैं पैराटॉप। क्या कहेंगे? पैराटॉप। फिर आता है एपिटॉप, एक शब्द एपिटॉप। एपिटॉप क्या है? तो एंटीजन का वह भाग, एंटीजन का वह भाग यानी प्रतिजन का वह भाग जो पैराटॉप के संपर्क में आता है। ठीक है, पैराटॉप के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, उसे आप क्या कहेंगे? एपिटॉप। मतलब एक बार तो इस एंटीबॉडी का भाग जो एंटीजन से जुड़ता है उसको तो कहेंगे आप पैराटॉप। फिर दूसरी बार में इस एंटीजन का वह भाग जो इस पैराटॉप के संपर्क में आता है, यहां पर आकर जुड़ता है एंटीबॉडी के साथ, उसको कहेंगे एपिटॉप। ठीक है, तो ये दो शब्द भी आपको याद रखने हैं। फिर हमने अभी शुरुआत में एक बात की थी कि जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो सीरम है, उस सीरम के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन, सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसको आप इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन होती है, ये इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उस इम्यूनोग्लोबिन को याद करने की ट्रिक मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ, गैम्ड। वैसे भी हम इसको अलग चर्चा करेंगे एक नए वीडियो के साथ, गैम्ड। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब 5 कैसे है? तो देखिए इस ट्रिक से आप याद रखते हो, इम्यूनोग्लोबिन को किससे दर्शाते हैं? IG से दर्शाते हैं। पहला जी, इम्यूनोग्लोबिन जी,
दूसरा IgA, तीसरा IgM, चौथा IgE और चौथा पांचवा है IgD। तो ये इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। याद रखने के हिसाब से आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, गेम्ड। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास थी ये एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना के ऊपर थी, जिसमें हमने एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना को कंप्लीट पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है तो देखिए एक बार ध्यान से सुनिए। जो प्रतिरक्षी अणु है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिनमें से 2 भारी थी और 2 हल्की थी। जो भारी श्रृंखला है इसका आणविक भार ज्यादा है, इसे H चयन करते हैं। अमीनो अम्ल की बनी होती है, कितने अमीनो अम्ल की? 440 अमीनो अम्ल की। हल्की श्रृंखला इसे L चयन भी करते हैं, इसका आणविक भार कम होता है, ये भी अमीनो अम्ल की बनी होती है। कितने अमीनो अम्ल की? 220 अमीनो अम्ल की। दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। फिर हमने बात की थी कि जो एंटीबॉडी होता है ये एंटीबॉडी मोस्टली आपके लसिका, प्लाज्मा, उत्तक द्रव में पाया जाता है। एक प्रतिरक्षी अणु के अंदर 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और एक होता है स्थिर क्षेत्र। परिवर्तनशील क्षेत्र वाले ऊपर वाला भाग है, स्थिर क्षेत्र नीचे वाला भाग है। ठीक है, और इस परिवर्तनशील क्षेत्र के ऊपर आप देख रहे हो कि प्रतिजन से बंध बनाने के लिए प्रतिजन बंधन क्षेत्र पाए जाते हैं, फै पाए जाते हैं। यहाँ पर मतलब एंटीजन आकर यहीं पर जुड़ता है, फै पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर एक विशिष्ट एंटीजन के प्रति विशिष्ट एंटीबॉडी बनती है, जो लॉक एंड की थ्योरी पर कार्य करती है, ताला और कुंजी सिद्धांत पर कार्य करती है। विशिष्ट प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रतिरक्षी जुड़ जाता है, जिससे प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। फिर हमने 2 शब्द पढ़ा, एक शब्द है पैराटॉप और एक शब्द है एपिटॉप। पैराटॉप का मतलब है एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है, वो पैराटॉप है। एपिटॉप एंटीजन का वह भाग जो पैराटॉप के संपर्क में आता है उसे एपिटॉप कहते हैं। रक्त का जो सीरम है उसके अंदर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है उसको आप इम्यूनोग्लोबिन कहते हो। इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। याद रखने की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, गेम्ड। इम्यूनोग्लोबिन को IG से दर्शाते हैं, I बड़ा G छोटा। गेम्ड से पहले याद रखना IgG पहला प्रकार, दूसरा है IgA, तीसरा है IgM, चौथा है IgE, पांचवा है IgD। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।